हमारे देश में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना फिर से स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले फार्मर्स जब रोड पे उतरे थे, सड़कों पे उतरे थे, तो वो गवर्नमेंट के पास किए हुए 3 कानूनों के ख़िलाफ़ निकले थे, जो कि गवर्नमेंट ने बाद में रिपील कर दिया। अब फार्मर्स जब सड़कों पे उतरे हैं तो उनकी डिमांड एमएसपी की है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ दिक्कत यह है हमारे देश में कि फार्मर्स की इश्यूज़ की या कोई भी इशू की जब भी बात आती है तो हमारे पास बहुत ही 2 पोलराइज्ड ओपिनियन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की हर चीज़ को बैक करते हैं और जो भी गवर्नमेंट लॉ पास करें या कुछ भी करें तो उसका सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कुछ भी करे उसका अपोज ही करते हैं। और फार्मर्स के इश्यूज़ में ऐसा लगता है कि सच्चाई कहीं बीच में है। कुछ रेप्यूटेड और वेल मीनिंग इंटेलेक्चुअल्स का ये मानना था कि फार्म लॉज में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी जिसको देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मकाम पे आज की डेट में। इशू था जिस तरीके से वो फार्म लॉज अप्लाई किए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे, बिना फार्मर से बात किए हुए, बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें गलत हुई। एमएसपी यानी कि सरकार की तरफ से एक रेट दिया जाता है फार्मर्स को कि मिनिमम इतने प्राइस पे हम आपका जो प्रोड्यूस है वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो फार्मर्स का ये डर था कि जब उन लॉस के वजह से प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ जाएंगे, प्राइवेट मंडियाँ बनेगी, तो जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस रहेंगे वो उनका प्रोड्यूस एमएसपी पे खरीदने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं रहेंगे, वो मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे। और एमएसपी जो है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो है फार्मर सिर्फ अपना माल एपीएमसी मंडीज़ में बेचते हैं। एपीएमसी का जो सिस्टम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार जो है कॉटन व इंडियन फार्मर से आसानी से ख़रीद पाए। उनको चीप रॉ मटेरियल चाहिए था उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए जो ब्रिटेन में थी। फार्मर्स सिर्फ इन्हीं एपीएमसी मंडीज़ में अपना सामान बेच सकते थे जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिठाए हुए एजेंट्स थे जो कि प्राइसेस को कंट्रोल करते थे। तो ये एपीएमसी की जो प्रैक्टिस है इसकी रूट्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चली आ रही है। एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस को कंट्रोल करने की इंडिया की जो आदत है वो और भी पुरानी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर ये काम किया था कि वो एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस को कंट्रोल करता था, लोअर रखता था, ताकि उसकी जो आर्मीज़ है उनको अनाज सस्ते में मिले। कट टू 1960s में इंडिया जो है वो भुखमरी से गुजर रहा था, फैमिन के थ्रू गुजर रहा था और मैसिव फूड शॉर्टेजेस इंडिया में हो रहे थे। और इंडिया का जो एग्जिस्टेंस था वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस उसको बोलते थे, क्योंकि अमेरिका से शिप भर भर के अनाज आता था, वो खा करके इंडिया का गुजारा हो रहा था। और इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो क्या हुआ, लिंटन बी जॉनसन तब अमेरिका का प्रेसिडेंट था। उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि आप प्राइस कंट्रोल से दूर हटिए। आप अगर प्राइसेस को कंट्रोल करोगे एग्रीकल्चरल गुड्स के तो फार्मर को कोई इंसेंटिव नहीं होगा ज़्यादा अनाज उगाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा तो मिलने नहीं वाला, तो वो ज़्यादा उगाएगा भी नहीं। इसीलिए प्राइस कंट्रोल को ख़त्म करने का लिंटन जॉनसन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया। उल्टा उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये बोला कि आप पानी पे, बिजली पे, टेक्नोलॉजी पे फार्मर्स को सब्सिडी दो और प्राइस कंट्रोल करने के बजाय फार्मर्स को एमएसपी दो, मिनिमम प्राइस गारंटी दो, ताकि फार्मर को ये पता चले अगर मैं ये चीज़ उगाऊंगा तो इतने में बिकेगी ही बिकेगी। ये प्रेशर अमेरिका से आया था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पंजाब फोकस था, क्योंकि पंजाबियों को वीट उगाने में महारत थी और पंजाब में नदियाँ भी थी। और बोलते हैं कि 1950s में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया था डैम्स वगैरह बनाने में, इसलिए पानी की कमी भी वहाँ नहीं थी, इरिगेशन भी भरपूर उपलब्ध था पंजाबी लोगों को। और पंजाब के लोग हार्ड वर्किंग भी थे, मेहनती भी थे, और पंजाब के लोग स्मार्ट भी थे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगों ने अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ काम करके न्यू वैरायटीज़ ऑफ वीट को ब्रीड किया। उस न्यू वैरायटीज़ को फार्मर्स ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको एमएसपी थी और गवर्नमेंट ने इरिगेशन भी प्रोवाइड की थी। इन सब का जब मेल हुआ तो विद इन 10 ईयर्स इंडिया का वीट प्रोडक्शन डबल हो गया। 1970-71 आते आते इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया था वीट के अंदर। और उस दिन के बाद से आज तक वीट का कभी इंडिया में शॉर्टेज ही नहीं हुआ। इससे पहले वीट का शॉर्टेज होना एक आम बात थी हमारे देश में। और पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी वीट प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा था, और हरियाणा जो है पंजाब से ही निकला था 1960s के अंदर। अब क्या हुआ,
अच्छा इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जब फार्मर्स को मिला तो फार्मर्स पैडीज़ भी बना सके। तो जब पैडीज़ बना सके तो राइस प्रोडक्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से यूपी बिहार के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिला हरियाणा और पंजाब में एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और इन स्टेट्स में जो वीट और राइस सरप्लस रहता था वो पूरे देश में बांटा जाता था कंजम्पशन के लिए। अब हुआ क्या, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया दूसरे स्टेट्स भी अपना वीट प्रोडक्शन बढ़ाने लगे। जैसे एमपी ने भी अपना वीट प्रोडक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई। तो इन कंक्लूजन बात यह है कि एमएसपी एक बहुत अच्छा आइडिया था, एक मच नीडेड आइडिया था हमारे देश के लिए जब हम भुखमरी से गुजर रहे थे। और यही एग्जैक्टली कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। उनका कहना यह है कि एमएसपी की ज़रूरत भुखमरी के टाइम थी, लेकिन अब भुखमरी का वक्त नहीं है। तो हमें कुछ नया सिस्टम सोचना चाहिए, स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस लाने चाहिए टू मैच द करंट नीड्स ऑफ इंडिया। आज की ज़माने की जो ज़रूरत है हमारे देश की, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर को चेंज होना चाहिए। 1960s के हिसाब से हम आज काम नहीं कर सकते, ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। वो बोलते हैं कि एमएसपी जो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करती थी इन्वेस्ट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, अब वो उन फार्मर्स के लिए लाइबिलिटी बन गया है। क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वीट और पैडी के साइकिल्स में फंस गए हैं। वो कुछ और बनाते ही नहीं है, वीट और पैडी ही बनाते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो खरीद ही लेती है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जो भी आप उगाओगे वो सरकार खरीद ही लेगी। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वीट और राइस है, इतना ज़्यादा है जितना इंडिया कंज्यूम भी नहीं कर पाता। ये जो एक्स्ट्रा वीट और राइस उगता है उसको इंडिया कुछ बफर स्टॉक में भी रखता है, सेव करके भी रखता है आपातकालीन सिचुएशंस के लिए। तो 2020 में लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने फ्री अनाज बांटा, पूरे देश के गरीबों को अनाज बांटा, उसके बाद में वो बांटने के बाद जून 2020 में इंडिया की जो बफर स्टॉक रिक्वायरमेंट थी वो थी 41.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वीट एंड राइस। 41.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। और उतना फ्री बांटने के बाद भी इंडिया के पास कितना बचा था पता है? 97 मिलियन मेट्रिक टन्स वीट और राइस का बचा हुआ था। इतना सरप्लस हम वीट और राइस हर साल बनाते हैं। हमारे पास इनफ स्टोरेज भी नहीं है इतना सारा अनाज स्टोर करने के लिए, और हर साल सरप्लस अनाज आ जाता है और वो स्टॉक में पड़ा रहता है। और ये जो ग्रेन है वो खुले में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस अनाज को, सरप्लस अनाज को खरीदता रहता है। क्यों? एमएसपी की वजह से। और फार्मर को भी कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो वीट और राइस छोड़ के कुछ और उगाए, अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करे। क्यों? क्योंकि यहाँ गारंटी है कि सरकार खरीद ही लेगी। जितना एक्स्ट्रा ग्रेन्स, वीट और राइस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड कर रहा है, उसकी अगर आप रुपीज़ में वैल्यू देखोगे तो वो है 1.80 लाख करोड़। उतने रुपए का अनाज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास पड़ा है। सरकार शायद ये उम्मीद कर रही थी कि अगर न्यू प्राइवेट मार्केट्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंगी, तो फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा कि वो वेजिटेबल्स उगाएं, ऑयल सीड्स उगाएं, पल्सेस उगाएं, दालें उगाएं। क्योंकि आप देखिए इंडिया जो है $10 बिलियन वर्थ का खाने का ऑयल इंपोर्ट करता है हर साल। और इसीलिए एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस है वो इतने बढ़ चुके हैं, और इन प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हमारे देश को नुकसान होता है और दूसरे देश जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं उनका फ़ायदा होता है। अगर पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट ऐसी चीज़ें अगर उगाना शुरू करें तो इंडिया की जो एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के अंदर ही फुलफ़िल हो सकती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस एक तो कम भी होंगे और इतने वॉलेटाइल नहीं रहेंगे जो इतने बार बार बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि पंजाब और हरियाणा में एमएसपी रहने की वजह से वहाँ के फार्मर्स बहुत सुखी हैं, और देखो यूपी और बिहार में एमएसपी नहीं रहने की वजह से वहाँ के फार्मर्स कितने परेशान हैं। अब होता, उसका एक दूसरा पहलू भी है इस आर्ग्यूमेंट का। होता क्या है कि मान लो गवर्नमेंट जो है वो पंजाब हरियाणा में 18 रुपये किलो से वीट खरीदती है, ठीक है। फिर उस वीट को सॉर्ट करने, पैक करने में खर्चा करती है। फिर अब उस वीट का सरकार करेगी क्या? सरकार को बांटना है गरीबों में। गरीब है यूपी बिहार में, ठीक है। गवर्नमेंट उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, यूपी बिहार ले जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा आएगा।
वहाँ पे सरकार गरीबों को वो 2 रुपये किलो से बेच देगी, है ना। 2 रुपये किलो से जब बाहर का पंजाब हरियाणा का वीट बिहार में आके बिकेगा, तो बिहार के फार्मर का जो उगाया हुआ वीट रहेगा उसके प्राइसेस गिर जाएंगे, ऑब्वियसली उसको कौन खरीदेगा। तो होता क्या है कि टैक्स पेयर का पैसा भी खराब होता है, और उस फार्मर के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है जिसने मेहनत करके वीट उगाई, और बाहर का वीट आने की वजह से उसको अपने ग्रेन का प्राइस भी नहीं मिलता। कुल मिला के बात यह है, आर्ग्यूमेंट ये है कि 1960s के जो रूल्स हैं वो आज के इंडिया के लिए वर्क नहीं कर सकते, और वो मोस्टली पंजाब के लिए भी वर्क नहीं कर रहे हैं। पंजाब में कई लोग कहते हैं कि सिर्फ एलीट लोग हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं, और बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ मिडिल क्लास है ही नहीं। और पंजाब खुद इंडिया का रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था पर कैपिटा इनकम में, और आज वो 16 या 17 नंबर पे आ चुका है। हमें एक ऐसा रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है जहाँ फार्मर्स ऐसी चीज़ें उगाएं जो इंडिया को आज की डेट में ज़रूरत है, और फार्मर्स जो है अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को डाइवर्सिफाई करें और अपनी इनकम भी बढ़ाएं। गवर्नमेंट का काम यह है कि वो फार्मर्स के साथ काम करें, फार्मर्स को कन्विंस करें, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो डाइवर्सिफिकेशन करें। ये जो टॉप डाउन का जो अप्रोच है कि लॉज जो है उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं, वैसा अप्रोच फार्मर्स के साथ काम नहीं करता, क्योंकि फार्मिंग जो है ना बहुत ही पेन्स टेकिंग काम है, बहुत मेहनत का काम है, और क्रॉप को इतना संभालना पड़ता है, एक बच्चे की तरह फार्मर को अपने क्रॉप को संभालना पड़ता है। तो फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम हो सकता है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करके काम नहीं हो सकता। और ये जो विजुअल्स देश देखता है कि फार्मर्स के ऊपर आंसू गैस फेंक रहे हैं या उनके ऊपर वाटर कैनन चला दिए, ये सारी चीज़ें हमारी जनता को, हमारे देश को पसंद नहीं आती, फार्मर्स को ऐसा ट्रीट करना। तो फार्मर्स के साथ मिल के काम करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि लगता है कि जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स हैं और कुछ दम है इनके अंदर, तो इन आर्ग्यूमेंट्स को भी बीच में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स को लेकर के चलें, कोई चीज़ एक तो पूरी तरह अच्छी है या पूरी तरह बुरी है, तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, हमारे देश के लिए, और उसमें कभी भी अच्छे काम कभी नहीं हो पाएंगे फिर।